नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। ठीक है, चैप्टर मैटर नहीं करता कि कौन से नंबर पे है, मैटर ये करता है कि जो अपना चैप्टर है उसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यू सिलेबस के हिसाब से तो ये तो 12वां चैप्टर है या फिर 15 चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा हमें चैप्टर का मतलब समझना है, चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है उन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है संविधान का निर्माण, ये है आपके चैप्टर का नाम। तो संविधान का मतलब होता क्या है, इस चीज को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि विकास स्टडी पॉइंट में सारे कंटेंट आपको ऐसे ही मिलते हैं, सारे यूजफुल कंटेंट होते हैं। ठीक है, ए टू जेड जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है, और जो भी हमारे नोट से पढ़ते हैं वो अच्छे स्कोर करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैं भी देखता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट कंटेंट में चैप्टर को समझा दिया जाता है। चलो, मजा तो आता है चैप्टर को समझने में, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप 12th क्लास में सारी चीजों को नहीं समझोगे, एक एक पॉइंट को नहीं समझोगे तो कैसे काम होगा। आप कहते हो सर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उसको शॉर्ट उसमें कर दो, इजी वर्ड में कर दो। चलो मैं मान लेता हूँ, कर भी देता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, आपको उस हार्ड जो वर्ड है उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस भी अकॉर्डिंग आपका 12th क्लास है उस अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि बच्चे उस एक्चुअल वर्ड का मतलब समझे, ना कि उसको अगर मैं इजी फॉर्म में दे दूंगा तो हार्ड वर्ड का मतलब कौन समझेगा। तो इस वजह से हार्ड को देता हूं और उसको समझाता हूं इजी में हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ये मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, याद करो एक वीडियो मैंने बोला था कि चैप्टर्स को समझाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा, लेकिन चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट है सब चीज को अच्छे से डिलीवर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो आप समझते हैं चैप्टर का अर्थ क्या है। तो संविधान, संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान को समझना हो तो आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज है कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित दस्तावेज है। जरूरी नहीं है कि लिखित हो संविधान, कई सारे जगहों का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लेकिन इंडिया का संविधान देखा जाएगा तो जो लिखित है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें नियम और कानून लिखे गए होते हैं, और जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो सबसे पहला चीज, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। दूसरा, इसमें नियम और कानून लिखे गए होते हैं। तीसरा, इसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से यानी कि बढ़िया से चलाया जाता है। सुचारू का मतलब होता है बढ़िया रूप से। ठीक है, तो इसलिए इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, संविधान एक ऐसी लिखित पुस्तक है या फिर एक ऐसी लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश को अच्छे से चलाया जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं लिख के आपको दिया हूं ताकि आप भी इस चीज का यूज कर पाओ। देखो क्या लिखा है कि संविधान जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, यानी कि बढ़िया से चलाया जाता है, उसे ही ठीक है संविधान कहते हैं, यानी कि ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक होती है। ठीक है, ये चीज है। जैसा कि आप देख सकते हो साइड में संविधान, भारत का संविधान, ये तो एज ए पुस्तक के रूप में मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे संविधान जो है वो ब्लैक और गोल्ड कलर का उससे मैच करके बना हुआ है। साइड साइड में जो पुस्तकें हैं वो ब्लैक कलर की है और जो लिखा गया वो गोल्ड कलर का लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए संविधान सरकार, समूह, न्यायालय और अन्य संगठनों के बीच विश्वास और तालमेल बिठाता है। यानी कि संविधान को बनाया क्यों गया है, आपको पता है जो नियम कानून होते हैं ये क्या काम आते हैं, ये तालमेल ही तो बिठाने के काम आते हैं, ताकि कल की डेट में कोई मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर स्कूल में कह दिया गया कि आपको 9 बजे स्कूल में आना है, या फिर जो भी टाइम है 9 बजे या 7 बजे या 12 बजे जो भी है, उतने बजे ही स्कूल में आना है। अगर उससे लेट अगर कोई होगा तो आप लोग को पनिशमेंट के तौर पे आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई नियम बन चुका है तो हमें टाइम से जाना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे टाइम से आएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा लेट आता है तो उसको घर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन ये हो कि अगर प्रिंसिपल ने बोल दिया हो कि भाई सबको 12 बजे आना हो, लेकिन लिखित तौर पर ना हो, ठीक है, नियम तो बन गया लेकिन लिखित तौर पे ना हो, तो बच्चे क्या होगा, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, और बाद में बच्चे ये भी कह सकते हैं कि भैया सर आपने तो दूसरा टाइम बताया था, आपने तो कहा था कि 5 मिनट चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना। इसी वजह से कहते हैं कि जो नियम होता है, नियम लिखित रूप में हो, ठीक है, तो इससे लोग जो होता है, लोग उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं।
तो जो बेसिकली जो संविधान है वो नियम कानून को उसमें डाला गया है ताकि लोगों में सामंजस्य स्थापित हो पाए। ठीक है, आगे समझते हैं। उथल पुथल का दौर, इसका मतलब क्या होता है? उथल पुथल का दौर का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ था उस टाइम पे आजादी के साथ ही हमें पता लगा था कि विभाजन भी हो गया भारत और पाकिस्तान का। तो अब जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू लोग थे, जो सिख लोग थे, उनको भारत आना था, और जो हिंदुस्तान में रह रहे जो मुस्लिम लोग थे उनको भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना था। ठीक है, इस सिचुएशन में बहुत सारे मतलब दंगे फसाद ये सारा चीज हुआ, लोगों को मजबूरन एक जगह से उठकर दूसरे जगह पे जाना पड़ गया, तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, भारत सरकार ने ये कहा कि जो भी चाहता है भारत में रुकना, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, आप रुक सकते हो। ठीक है, और उसकी वजह से उन लोगों को स्वायत्ता भी आप बोल सकते हो, या फिर आरक्षण बोल सकते हो, आरक्षण भी प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। तो उथल पुथल के दौर में यही है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए थे। ठीक है, और उसी टाइम पे अपना देश स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय हमारे पास एक बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे अपने देश को हैंडल किया जाए, किस भी हिसाब से किया जाए। तो इस वजह से उस टाइम पे संविधान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ताकि नियम कानून बनाया जा सके जिसकी वजह से लोगों के बीच में तालमेल बिठ सके। ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन इसके साथ ही इसे विभाजन का भी डंक जो है ना वो झेलना पड़ा था। 1940 के दशक ऐसा दशक था जिसमें जगह जगह पर आंदोलन होते रहते, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कुछ जगहों पर मजदूरों तथा किसानों के आंदोलन भी हुए थे। इसके अलावा मुंबई में जो नेवी थी, ठीक है, नौसेना थी, उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से आगे चल के 1947 में अपना देश आजाद हो गया था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। 1946 में कोलकाता में आरंभ हुई हिंसा के साथ उत्तरी तथा पूर्वी भारत में करीब वर्ष भर तक चलने वाले दंगे फसाद तथा हत्याओं का एक लंबा सिलसिला आरंभ रहा था। यानी कि जो भी दंगे फसाद हुए कोई एक दिन या 2 दिन का नहीं हुआ था, बल्कि ये पूरे साल भर बीत जाते थे इसमें। ठीक है, आगे क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस, खुशी तो थी, खुशी और आशा का माहौल था, और ये वह भी समय था जिसमें अनगिनत जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हो ये पहले पूरा भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, इसको पाकिस्तान बना दिया गया, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। और ऐसे ही जो आगे था ना, ये वाला जो चीज है जिसको आज के डेट में हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, ये बांग्लादेश जो था ये इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। अब लोग मान लो कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे जो लोग फैले हुए हैं, अब इनको मजबूरन यहाँ पे जाना पड़ रहा था, चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, लेकिन जो भी जगह आपके लिए डिसाइड की गई वहां पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो भी पाकिस्तान में जो कि हिंदू थे उनको ऐसे ही हिंदुस्तान आना पड़ गया था। तो इस तरीके की समस्याएं थी। ठीक है, लेकिन आगे चल के इस चीज का सॉर्ट आउट भी हुआ था। आगे करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहां जा रहे थे, मुसलमान पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की ओर, यानी कहने का मतलब है चाहे मुस्लिम जो थे यो यहाँ पे जा रहे थे, चाहे पश्चिम में जाए चाहे पूरब में जाए, और ऐसे ही जो हिंदू थे या सिख थे उनको यहाँ से छोड़कर पंजाब में, या फिर आप बोल सकते हो कि बंगाल में, या फिर भारत में आना था। तो यही लिखा है कि करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहां जा रहे थे, मुसलमान पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान की ओर तथा हिंदू और जो सिख थे ना वो बंगाल, पश्चिम बंगाल, या फिर आप बोल सकते हो पूर्वी पंजाब की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि पंजाब में आ रहे थे और बंगाल में जा रहे थे। ऐसे उनमें से अनेक लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में भी मर गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि अब पहले तो इतने संसाधन तो थे नहीं भाई, ट्रेन इतनी ज्यादा चल रही है कि भाई लोग चले जाएं, नहीं, पहले इतनी ट्रेनें भी तो नहीं थी। आज के डेट में धीरे धीरे आप देखते हो हर चीज की फैसिलिटी होती जा रही है, लेकिन पहले तो ऐसी नहीं थी। तो कई सारे ऐसे लोग थे जो पैदल यात्रा करे जाते हैं, उस टाइम पे उनकी डेथ भी हो जाती थी। ठीक है, आगे सबसे बड़ी समस्या रियायतों को लेकर थी। रियासतों का मतलब क्या होता है? रजवाड़ों को लेकर, क्योंकि अंग्रेजों ने यह भी कह दिया था कि भारत को खंडित करके जाएंगे। तो अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि जो भी राज्य, जो भी रजवाड़े भारत में मिलना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, अदरवाइज अगर वो ये चाहें कि स्वतंत्र राज्य बना के रहना है वो भी रह सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने जब ऐसी बात कह दी तो रजवाड़े क्या सोचेंगे कि भाई अपना स्वतंत्रता हम खुद ही करेंगे, यानी कि मेरा राज्य, हमारा रजवाड़ा जो है स्वतंत्र हो जाए। अब इससे क्या होगा? भारत के खंडन हो जाएंगे ना। तो अंग्रेजों का मंसूबा यही था, लेकिन उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो नेता थे उस टाइम के, सभी लोगों की वजह से जो भारत है, भारत में जितने भी रजवाड़े थे, 565 रियायतें थी, उनको शामिल करवाया गया।
तो यही लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या रियासतों को लेकर थी। अंग्रेजी राज के दौरान 1/3 भूभाग पर कौन रहता था? नवाब रहते थे, या फिर बोल सकते हो रजवाड़ों का नियंत्रण हुआ करता था। अंग्रेजी ताज की अधीनता मंजूर कर चुके थे, यानी कि इन्होंने ये जो रजवाड़े थे वो अंग्रेजों के अंडर काम किया करते थे। आगे, उस समय वो सीमित ही सही लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने राज्यों को चला सकते थे, यानी कि वो कह रहे थे कि रजवाड़े कि हम अंग्रेजों के अंडर रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। ठीक है, कुछ तो भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे, कुछ तो ये सोच रहे थे कि अगर मैं भारत में भी जाऊंगा तो मैं स्वतंत्र होकर रहूंगा। तो इस तरीके की चीजें चल रही थी, लेकिन आगे चलकर सभी चीज का सॉर्ट आउट कर दिया गया। जितने भी रजवाड़े भारत में आए उन लोग को स्वायत्ता दी गई। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें की गई थी जिसकी वजह से सिस्टमेटिक तरीके से भारत का निर्माण किया गया था उस टाइम पे। आगे, अच्छा, इन सभी चीजों को करने के लिए क्या संविधान बनाना था? तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना था। कई बार ऐसा भी होता है कि संविधान को किसने बनाया, तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा आयोजित की गई थी और वही सब लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया था। तो संविधान सभा बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है कैसे? सबसे पहले इसके लिए चुनाव होता है। तो चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। आपको पता है चुनाव दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करे, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है इसमें। अप्रत्यक्ष चुनाव कौन? अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव जिसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बल्कि कौन कर रहा था? बल्कि जो ऑलरेडी चुने हुए प्रतिनिधि है ना, वही चुन ले रहे थे। ठीक है, यानी कि इसमें जनता से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे ही सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव सदस्यों का चुनाव जो था वो नहीं हुआ था। जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो कैसे होता है? सार्वभौमिक मताधिकार से होता है ना, सारी जनता पार्टिसिपेट करती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था संविधान सभा को चुनने में। आगे क्या होता है? 1945 से 46 की सर्दियों में भारतीय प्रांतों में चुनाव संपन्न हुए, यानी कि सबसे पहले प्रांतों में चुनाव संपन्न हुए थे और इसके बाद प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के चुनाव का चुनाव किया, यानी कि जो प्रांतीय जो सदस्य जो चुने गए थे, सांसद जो चुने गए थे, इन लोगों ने ही मिलकर संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया। नई संविधान सभा में कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, यानी कि अगर कहा जाए तो 82% जो लोग थे ना वो कांग्रेस के ही थे। लेकिन हम ये कहें कि सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लोगों में ही मतभेद था। कहने के लिए कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन लोगों में ही मतभेद था, क्योंकि उस टाइम पे अन्य जो लोग थे ना, कोई दलितों को लेकर बात कर रहा है, कोई अल्पसंख्यकों को लेकर बात कर रहा है, कोई आदिवासियों को लेकर बात कर रहा है, इस तरीके की चीजें थी। आगे, आरंभ में यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, किसका? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, और जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी वो 9 दिसंबर 1946 से ही बननी स्टार्ट हो गई थी। यानी कि आप ये सोच सकते हो कि आजादी से पहले, आजादी कब मिली? 1947 में आजादी मिली थी, लेकिन आजादी से पहले संविधान सभा बनाने का निर्णय हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता लग गया था, 1942 में ही पता लग गया था कि हमारा देश आजाद होने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन थे, लीग ऑफ नेशन स्टार्टिंग में तो कहा कि ठीक है हम संविधान सभा में हम हैं, लेकिन आगे चल के क्या होता है? आगे चल के जब भारत आजाद होता है तो उस टाइम पे उन्होंने विभाजन की मांग कर ली और साथ ही साथ उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार भी कर लिया। तो स्टार्टिंग में जो सदस्य थे 389 जो सदस्य चुने गए थे कि हाँ यही सारे लोग मिलके संविधान का निर्माण करेंगे, अब इनकी तादाद हो जाती कम हो जाती 299। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जिस टाइम पे 9 दिसंबर 1946 की बैठक हुई थी उस टाइम पे जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 389 थी। लेकिन आगे चल के जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है उस टाइम पे सदस्यों की संख्या कम होकर 299 हो जाती है। आगे चल के क्या होता है? आगे चल के अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए जल्दी से। संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, लेकिन सभी एक मत के नहीं थे। यानी कि मैंने कहा ना कि कहने के लिए कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन इन लोगों में नहीं था। आगे कुछ समाजवाद के पक्ष में थे तो कुछ जमींदार के पक्ष में थे, तो कुछ धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे। ठीक है, कुछ जमींदारों की बातें करते थे तो कुछ समाजवाद की बात करते थे, तो कुछ जो थे ना धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, यानी कि सभी धर्मों को लेकर बात करते थे। ठीक है, और इस वजह से जो समाजवादी जो लोग थे उन्होंने संविधान सभा से दूरी बना के रखते थे। क्यों बना के रखते थे? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो संविधान सभा आयोजित की जा रही है ना, तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक संस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से उथल पुथल सारी चीजें हो रही थी।
आगे विशेष मुद्दे, यानी कि जब संविधान को जब संविधान सभा को बनाया गया तो उस टाइम पे ये भी चीज था कि जो भी मुद्दे डिस्कशन किए जा रहे थे वहां पे जो संविधान सभा में जो भी मुद्दे डिस्कशन किए जा रहे थे, तो आपको पता है वो सारी बातें या तो मीडिया में आ जाती है या तो न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें हो रही थी। तो उस टाइम पे कुछ विशेष ऐसे मुद्दे थे जहां पे उजागर हुए। कौन कौन से मुद्दे थे? जैसे कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग कर रहे थे, क्योंकि कई आपको पता है कि जो भारत है, भारत में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषाओं के लोग रहते थे। तो कई सारे लोग ये चाहते थे कि संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं ना, जिनमें वो जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं वो भाषा उनकी बनी रहे। ठीक है, धार्मिक संख्यक ने अपने हित रक्षा करवाना चाहते थे। जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे वो चाहते थे कि विशेष सुरक्षा उनको मिले ताकि उनको भी सेफ्टी मिल पाए। दलित जो थे वो चाहते थे कि उनका जो शोषण होता हुआ पहले से आ रहा है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही संस्कृति और अधिकारों, सामाजिक न्याय के बहुत से महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे ये सार्वजनिक चर्चाओं में बहस थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज जो थी वो संविधान सभा में हो रही थी कि कैसे क्या किया जाए, कैसे कैसे हम प्रावधान बनाए जिसकी वजह से दलितों की भी रक्षा हो पाए, आदिवासियों के बारे में बहुत सारी चीजें थी। तो इन सभी चीजों के बारे में मैटर चल रहा था संविधान सभा में। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, संविधान सभा के उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य इस चीज को समझते हैं। तो जो संविधान सभा का जो उद्देश्य था तो उसमें लिखा है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। ठीक है, संविधान सभा का उद्देश्य किसने पारित किया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को पारित किया था। तो देखिए, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, इस चीज की बात की गई है। स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, संप्रभु का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड ना हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारत बना हुआ है ना वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, आज खुद अपने डिसीजन खुद लेगा। ठीक है, सारी बातें खुद करेगा, लड़ाई करनी हो या ना करनी हो वो सब डिसीजन खुद का होगा भारत का, इसी को कहते हैं संप्रभुता। ठीक है, आगे अल्पसंख्यकों की बात की गई, पिछड़े जातियों की बात की गई, जनजातियों की बात की गई, दलितों की बात की गई है, दूसरे पिछड़े वर्गों को समुचित जो सुरक्षा दी जाएगी, ऐसी बातें संविधान में लिखी गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, जल थल आकाश में इसके प्रभुत्व अधिकारों की रक्षा जो होगी वो कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। यानी कि चाहे जल थल आकाश में संप्रभुता की बात हो या आप कह सकते हो क्षेत्रीय अखंडता की बात हो, ये सारी जो चीजें है ना ये कानून के जरिए की जाएगी और न्याय के जरिए की जाएगी। इसके अलावा विश्व शांति मानव कल्याण के विकास हेतु देश जो है स्वेच्छा पूर्वक और पूर्ण सहयोग करेगा। यानी कि जब जब भी बात आएगी शांति की तब उस टाइम पे जो देश है वो पूर्ण सहयोग करेगा। आगे भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी। ये सारी बातें हैं ना जो संविधान के उद्देश्य में लिखी गई थी कि सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और कानून के समक्ष समानता, ये सारी बातें कही गई थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो संप्रभुता, स्वतंत्रता, भारत और इसके संविधान की तमाम जो शक्तियां हैं वो स्रोत कौन है? जनता। यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सब निकल की कहां से आई है? जनता से। यानी कि आपको पता है लोकतंत्र का भी मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि जो जनता है, जनता ही शक्ति का स्रोत है। जनता आज किसी को ऊपर बैठा भी सकती है तो कल की डेट में उसको नीचे भी उतार भी सकती है। तो इस तरीके की चीजें हैं, जो सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है? जनता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें संविधान की आवश्यकता होती क्यों है, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है। दूसरा चीज लिखा है कि अगर समाज में कोई निर्णय लेना है तो वो कैसे ले पाएंगे? वो ले पाएंगे जो संविधान में नियम बनाया गया उसके थ्रू हम ले पाएंगे। तीसरा लिखा है संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का जो निर्माण होगा वो कैसे होगा, और संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की जो सीमा है वो तय करता है कि किसके लिए कुल कितना नियम बनाया जाएगा, यहाँ पे सरकार का क्या लिमिटेशन होगा, नागरिक का क्या लिमिटेशन होगा, कितने अधिकार दिए जाएंगे। ये सारी बातें जो है संविधान में लिखी गई है और संविधान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम एक सभ्य राष्ट्र में रह रहे हैं तो संविधान का होना अति आवश्यक है। ठीक है, चीजें आप लोग को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी दिक्कत है ना वो पूछो यार। देखो, कहने का मतलब ये है ना, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, ये सारी चीज, हर एक चीजों को पहले जांचा जाता है, सारी चीज की जाती है, तब जाके चीजों को पढ़ाया जाता है। और किसी भी चीज में अगर दिक्कत है, एक वर्ड में भी दिक्कत है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए मेरे से। ठीक है,
पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मैंने समझाया संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान एक ऐसी लिखित पुस्तक या दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिसमें नियम कानून लिखे गए होते हैं। उथल पुथल का दौर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया ऐसे करके आना जाना उनका लगा हुआ था। ठीक है, आगे हम समझे थे यहाँ पे कि संविधान का गठन कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि जो संविधान बनना था उसमें कैसे कैसे सदस्यों का चुनाव हुआ। इसका और नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं ना अभी, उसमें सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर हमने पढ़ा इसका क्या उद्देश्य था, फिर हमने ये पढ़ा कि संविधान की आवश्यकता क्या थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि संविधान सभा में जो विशेष मुद्दे थे वो कौन कौन से थे। अब यहाँ पे समझना कि संविधान का गठन यानी कि गठन होने की प्रक्रिया कैसे हुई। तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव? ये जो पीछे हमने पढ़ा है ना, इस चीज को इन्होंने प्रस्तुत किया। आगे समझते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार लिया गया था। और जो संविधान सभा जो बनाई गई थी, ये किस बिहाफ पे बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि इन्हीं की मतलब देखिए, संविधान सभा की जो रचना की गई थी करीबन उसी योजना के अनुरूप हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो समिति थी कैबिनेट मिशन, उन्होंने जो प्रस्तावित किया था उन्हीं के हिसाब से जो संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे इसमें क्या था कि जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतों से भी हुआ था, देशी रियासतों से भी हुआ था, रियासतों के समूहों से हुआ था। और इसमें आपको पता है उस टाइम पे बहुत सारे मतलब करोड़ों में आबादी थी, तो संविधान सभा के लिए सबको तो चुन नहीं सकते हैं, तो कुछ ही को तो चुनेंगे। तो 389 लोगों को जब चुना गया था तो उसमें कैसे किया गया था, यानी कि 10 लाख लोगों में एक बंदे को चुना जाता था। कितने? 10 लाख लोगों में एक बंदे को चुना जाता था। इस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ था। जैसा कि आप समझ सकते हो 389 जो लोग हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? 292 जो सदस्य चुन के आए थे वो जगह थी जहां पे ब्रिटिश सरकार खुद राज करती थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ था। देशी रियासत यानी कि रजवाड़ों से कितने बंदे आए थे? 93 लोग आए थे। इसके अलावा जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरेट प्रांतों से आए थे, यानी कि जो मुख्य लोग थे वहां से आए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो 389 जो लोग थे उनका चुनाव हुआ था। अब यहाँ पे समझिएगा इस वाले लाइन में तो ये सारी बातें यही लिखी है। 292 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से हुआ था। 93 जो थे वो देशी रियासतों से हुए थे, जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। अब यहाँ पे इनको जो डिवाइड किया गया था, मुस्लिम भी इसमें थे, सिख भी थे, सामान्य वर्ग भी थे, यानी कि हिंदू वगैरह सब लोग थे इसमें शामिल। ठीक है, आगे चल के जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया 1947 में, तो जितने भी प्रतिनिधि चुन के आए थे पाकिस्तान से वो पाकिस्तान में चले गए और भारत की संख्या कम हो गई। और उस तरीके से 299 जो सदस्य थे वो सिर्फ बचे हुए थे संविधान सभा के लिए। सबसे पहले कितना थे? 389 थे। और ये कब थे? जब विभाजन नहीं हुआ था तब के थे। लेकिन जब विभाजन हो गया तो पता लगता है कि 299 बचे। तो इस तरीके से 299 सदस्य रह गए थे। लेकिन जिस टाइम पे संविधान में हस्ताक्षर की बारी आई तो उस टाइम पे 284 जो सदस्य थे वही उपलब्ध थे और इन्होंने ही अंतिम तौर पर संविधान पर हस्ताक्षर किया, और जिसमें 15 महिलाएं थी। और इस तरीके से संविधान बना। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू इसको किया गया 2 महीने बाद, यानी कि कब? 26 जनवरी 1950 को। अभी क्या आने वाला है? जल्दी से बताइए। 26 जनवरी आने वाला है ना, तो इसको हम कैसे मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस के रूप में कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो जिस टाइम पे संविधान बना था उस टाइम पे अगर अनुच्छेदों की बात किया जाए तो 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा अगर मैं भागों की बात करूं तो 22 भाग थे, यानी कि 22 पार्ट थे। और इसके अलावा अनुसूचियों की बात करूं तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और साथ ही साथ 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये चीज पूछी जा सकती है। आगे समझते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके साथ साथ 11 सत्र बुलाई गई थी और 165 दिन तक संविधान की बैठक चली थी। यहाँ पे कई जगहों पे आपको
166 दिन भी देखने को मिल जाएगा, 166 दिन देखने को भी मिल जाएगा। तो इस चीज में कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा लमसम चलता है, ठीक है। अगर आपके एमसीक्यू में 65 देता है, 65 या 66 में कोई एक ही देगा, ठीक है। तो जो भी देगा उस हिसाब से आप लगा लेना। कई जगहों पे मैंने नेट पे भी चेक किया तो 165 ही दे रहा है, कई जगहों पे 166 दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज में आप दोनों ध्यान में रखते रहना। आगे, संविधान को बनाने में 6.4 करोड़ रुपए लगे थे। साथ ही साथ 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो 24 जनवरी 1950 को जब इनको चुना गया था तो उस टाइम पे राष्ट्रीय गीत हुई थी और राष्ट्रीय गान भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से 24 नवंबर 1950 को ही इन सभी चीजों को अपनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें में ये समझ लिए। इसके अलावा 8 कमेटियां बनाई गई थी। 8 कमेटियां मतलब क्या है कि देखो, संविधान को बनाने के लिए ना अलग अलग टीम बनाई गई थी, ताकि कुछ किसी और मुद्दे पे लिख पाए, कुछ किसी और मुद्दे पे, कुछ किसी और मुद्दे पे। तो इस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया था अलग अलग चीजें करके। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब हम ये समझने वाले हैं कि संविधान सभा के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थी। तो चुनौतियों में हम ये बेसिकली बात करेंगे कि जो उस टाइम पे मुद्दे थे कि हमें किसके लिए लिखना चाहिए संविधान में, दलितों के लिए लिखना चाहिए, आदिवासियों के लिए लिखना चाहिए, कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए लिखना चाहिए, किसके लिए लिखना चाहिए। तो ये सारी डिफिकल्टीज सामने आई थी। तो देखिए, सबसे पहली चीज समझते हैं कि भारतीय संविधान सभा के सामने भारत का संविधान बनाने की मुख्य जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ इस निर्माण में बहुत सारी चुनौतियों का इन्होंने सामना भी किया, जैसे अल्पसंख्यक वर्गों का विकास, यानी कि संविधान का निर्माण इस तरीके से करना था ताकि जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना, उनका भी विकास हो पाए। दूसरा, देश में जो विभिन्नताएं हैं, जो इस टाइम पे विभिन्नताएं, उस टाइम पे जो विभिन्नताएं थी, उन सब चीजों को एकता का कायम करने, यानी कि उन सारी विभिन्नताओं को हटाकर वहां पर एकता स्थापित करना था, ठीक है। आगे, केंद्र एवं राज्य की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा करना था, कि केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत किया जाए कि राज्य सरकारों को मजबूत किया जाए। तो इस तरीके की चीजें थी। आगे, भारतीय शासन व्यवस्था में स्थित संगठनों एवं संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा करना है, मतलब इस तरीके से करना था ताकि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको वो भी मिल पाए, ठीक है, ताकि वो शक्तियों को अच्छे से यूज भी कर पाए और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चले। जैसा कि आपको पता है, सरकार जो है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। एक का काम होता है कानून को बनाना, दूसरे का काम होता है लागू करना उस चीज को, तीसरे का होता है उस चीज की समीक्षा करना। तो इस तरीके से शक्तियों को डिवाइड करना था ताकि संस्थाओं के पास शक्तियां भी हो और उस तरीके से देश को भी वो चला पाए। आगे, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जब संविधान को बनाया गया था तो उसमें कौन से मुख्य नेता थे। जाहिर सी बात है, किसी का रोल ज्यादा होगा, किसी का रोल कम होगा। तो देखिए, वैसे तो अगर बात किया जाए तो 300 सदस्य थे, लेकिन 6 की भूमिका कुछ ज्यादा ही थी। कौन कौन सी की? वैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी भूमिका थी, लेकिन यहाँ पे 6 को मैं पॉइंट आउट करूंगा। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है, जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज का निर्धारण इन्होंने किया था, ठीक है। बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे देखिए, पटेल जो थे ना, वो एक तरीके से समझ लो कि वो फ्रंट पे नहीं थे, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे पर्दे के पीछे का मतलब क्या हुआ कि दिखने के लिए सामने नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड उन्होंने बहुत सारा काम किया। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही वजह से जितने भी रजवाड़े थे, रजवाड़ों को भारत में शामिल करवाया जा सका। जैसे जम्मू कश्मीर को हो गया, चाहे मणिपुर को हो गया, चाहे हैदराबाद को हो गया, चाहे जूनागढ़ की बात हो, तो उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अत्यधिक थी। देखिए, पटेल मुख्य तौर पर पर्दे के पीछे कई खास कार्य किए थे। जैसे इन्होंने रिपोर्ट के प्रारूप लिखने में सहायता की थी, साथ ही साथ परस्पर विरोधी विचारों में मध्यस्थता करने का काम किया था। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर कहीं विवाद वाला बात हो ना, तो उसमें समझौता करवाते थे, ठीक है, यानी कि विवादों को दूर करवाते थे। तो ये इनका काम था। राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और इनका बेसिकली काम क्या था? इनकी ये जिम्मेदारी थी कि भाई जो सभा हो रही है उस सभा में ऐसे चर्चाएं किया जा सके जिसकी वजह से कोई ना कोई रिजल्ट निकले।
जैसे आप देखते हो ना कि लोकसभा राज्यसभा में बहस होती रहती है, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ये थी कि संविधान सभा में जो चर्चाएं हो रही है उसका कोई ना कोई रचनात्मक दिशा वो ले, यानी कि कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके, क्योंकि संविधान बनाना बहुत ही आवश्यक था। जितनी जल्दी बन जाए उतनी ही जल्दी सही रहता। ठीक है, तो इस तरीके से जो राजेंद्र प्रसाद थे उनका काम यह था। साथ ही साथ सदस्यों को अपनी बात रखने का ये मौका देते थे कि सारे लोग अपनी बातें रख पाए। आगे बहुत सारे डिबेटों के बाद ये संविधान का निर्माण हुआ था। बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे और संविधान की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं इनको संविधान का जनक भी माना जाता है, यानी कि पिता के रूप में भी माने जाते हैं ये। इसके अलावा ये समझिए प्रारूप क्या होता है। प्रारूप बेसिकली संविधान स्टार्ट से लेकर संविधान एंड, यानी कि बीच का जो संविधान होता है, यानी कि आधा अधूरा जो संविधान होता है जिसका निर्माण किया जा रहा होता है उस टाइम पे, उसी को प्रारूप बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से कह लो कि आधी अधूरी जो दस्तावेज थे उस टाइम पे, तो उस चीज का जो जिम्मा था वो पूरा का पूरा बी आर अम्बेडकर का था। ठीक है, जब तक कि वो पूरा कन्वर्ट ना हो जाए, तो ये चीज है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बी एन राव यानी कि यह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि एक तरीके से सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, और इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब अपने देश का संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पे अन्य देशों का भी संविधान देखा गया था कि उनमें क्या है, क्या सारी चीजें हैं, कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं। तो उन सभी चीजों को समझना और उनको सारी चीजों को बताना, ये जिम्मा किसके पास था? बी एन राव के पास था। इसके अलावा 6 की बात करें तो एस एन मुखर्जी, जिनका मुख्य कार्य था योजनाकार थे ये, और ये जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैधानिक भाषा में व्यक्त करते थे, यानी कि कोई भी जटिल प्रस्ताव होता था तो उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। तो इस तरीके से इनका भी अपना एक अलग कार्य था। आगे कुछ अन्य और नेता भी थे, जैसे गुजरात के एम मुंशी भी थे, मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। तो इन दोनों ने ही संविधान के प्रारूप का खास सुझाव दिया था, यानी कि एक तरीके से संविधान जब बन रहा था तो उसमें खास सुझाव दिया था इन्होंने। तो इस तरीके से आपके सामने ये सारे नेता थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। बाकी और भी सारे नेता थे जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये पहला पार्ट जो था ये ओवर होता है। अब हम जो दूसरे पार्ट में ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसपे बहस होनी स्टार्ट हो गई, जैसे पृथक निर्वाचिका के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर। साथ ही साथ बात करें तो भाषा को लेकर कि कौन सी भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाए या किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा माना जाए। तो इस तरीके की चीजें भी थी। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।